हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अर्पित खरे आप सभी का एक्सपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12 की जो चैप्टर नंबर 2 चल रहा था केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसका हम डिस्कशन करने वाले हैं। और ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीरीज का लेक्चर नंबर 6 होने वाला है। यानी इसके अंतर्गत आपको संपूर्ण आप कह सकते हैं कि ये आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज टाइप की रहेगी। इस वीडियो के अंतर्गत इसमें आपको विभिन्न विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, विभिन्न विभिन्न प्रकार के आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे, और आपको ये देखने को मिलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हम हैंडल करते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि हमें क्या क्या यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो इस वीडियो लेक्चर 6 के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर जो बहुत सारे आपके क्वेश्चंस हैं, आपके जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं, जो भी आपकी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है, उन सभी प्रकार के क्वेश्चंस को हम इस वाले वीडियो लेक्चर के अंतर्गत कवर करेंगे, जिससे आपने जो पीछे जो कॉन्सेप्ट समझे हुए हैं, जो आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़े हुए हैं, उन सभी का यहाँ पर क्या हो सके, एप्लीकेशन हो सके, जिससे आप परीक्षा में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर लगाए शुरू करते हैं अपनी इस एक्सरसाइज को। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, जो कि आपका दे रखा है। निम्नलिखित धातुओं को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिसमें क्या है कि वो एक दूसरे को उनके लवण के विलयनों में प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था, आपको जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सीरीज पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो मैंने बताया था आपको कि ये जो है आपका ये दे रखा है, ये आपका कह सकते हैं कि रिड्यूस्ड फॉर्म में दे रखा है ना, यानी ये आपका रिडक्शन वाला दे रखा है ना। तो अगर हम बात करें कि तो अगर मैं बात करूं कि भाई कि किसका कौन सी धातु किसी बहुत अच्छे तरह से आपका क्या कर सकती है कि कह सकते हैं आपके बहुत अच्छी तरह से उसके लवण के विलयनों से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। कौन सी धातु किस धातु को उसके लवण के विलयन से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने पढ़ रखा था कि भाई ZnSO4 के सॉल्यूशन में जब हम कॉपर का रॉड डिप करते हैं तो हमने देखा था कि कॉपर की जो रॉड होती है उससे क्या घटना उत्पन्न होती है। फिर हमने ये देखा था कि भाई CuSO4 के सॉल्यूशन में जिंक की रॉड डिप करके देखी थी। तो ये वहां से हमें प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देखने को मिली थी। अब आप सुनेंगे कि ये जो टेबल दे रखी है इसमें क्या है कि आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो कह सकते हैं रिडक्शन जो रिड्यूसिंग एजेंट क्या है उसकी वैल्यू क्या है, आपकी स्ट्रेंथ की वैल्यू बढ़ रही है। ओके, अपने को रिड्यूसिंग एजेंट की वैल्यू नहीं देखनी, अपने को देखनी है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वैल्यू। तो ऐसे जाएंगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वैल्यू ये है, रिड्यूसिंग एजेंट की वैल्यू ये है। अब समझना बात को। अगर मैं बात करूं कि रिड्यूसिंग एजेंट की वैल्यू अगर हम देखें तो सबसे पहले आप देखेंगे कि सबसे कम पावरफुल कौन है। तो सबसे कम पावरफुल आपका F2 है, यानी फ्लोरीन। उससे कम उससे थोड़ा सा ज्यादा CO, उससे ज्यादा ये, उससे ज्यादा ये। सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, ये यानी लिथियम वाला व्यक्ति सबसे ज्यादा पावरफुल है। अब सुनना बात को, यानी ये सबसे ज्यादा पावरफुल है, उससे थोड़ा कम ये 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 पावरफुल है। अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि यहां पर मैं आपको लिख के दिखा दूं कि लिथियम, उससे छोटा आपका पोटेशियम, उससे छोटा आपका कैल्शियम, उससे छोटा आपका सोडियम, उससे छोटा आपका मैग्नीशियम, उससे आपका कम पावरफुल है एल्यूमिनियम। ये लोग क्या हैं कि ये लोग जैसे ये है तो इसका लवण के विलयन से ये वाला व्यक्ति क्या है, इसके जो इसको विस्थापित कर देगा। जैसे मान लो ये है कैल्शियम, तो कैल्शियम सोडियम को सोडियम के लवण के सॉल्यूशन से भगा देगा, या कैल्शियम जो है वो मैग्नीशियम को मैग्नीशियम के लवण के सॉल्यूशन से भगा देगा। यानी ये इस क्रम में लिखा हुआ है, समझ रहे बात को। चलो अब देखना बात। तो सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, लिथियम, उससे कम पोटेशियम, उससे कम कैल्शियम, उससे कम सोडियम, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम एल्यूमिनियम, उससे कम जिंक, उससे कम क्रोमियम, उससे कम आयरन, उससे कम निकेल, उससे कम ये SN, उससे कम PV मतलब लेड। ठीक है, क्लियर इतना। चलिए अब हम एक एक करके सबके बारे में चर्चा करते हैं। तो हमें उनके क्रम में व्यवस्थित करना जिसमें वो एक दूसरे को उनके लवण के विलयन में प्रतिस्थापित कर दें। तो इनमें से सबसे मजबूत कौन है, तो सबसे मजबूत मुझे कौन दिख रहा है, सबसे मजबूत है यहाँ पर क्या, यहाँ पर Li है, नहीं है, ओके। आगे K है, नहीं है, ओके। फिर हम बात करेंगे Ca, नहीं है, ओके। तो यहाँ पर क्या है, Mg है। तो Mg सबसे ज्यादा पावरफुल यहाँ पर कौन है इनमें से, Mg, ओके। और उसके बाद मगल, Mg के बाद Al, तो Al हो जाएगा आपका उससे छोटा या उससे कम पावरफुल, तो Mg हो गया आपका, ओके। Al हो गया आपका। अब कौन बचे, Cu, Fe और Zn, Cu, Fe और Zn। तो Cu, Fe और Zn, तो यहाँ पर देखेंगे कि Zn आपका ज्यादा पावरफुल है Fe से, तो यहाँ पर आप लिखेंगे Zn,
ज्यादा पावरफुल है Fe से ओके। अब बचा क्या Cu, तो Cu से, तो ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा। Cu तो बहुत ही छोटा है, यहाँ पर ये है आपका, ठीक है, क्लियर इतना। चलिए दूसरा पॉइंट, दिए गए मानक इलेक्ट्रोड विभवों के आधार पर धातुओं को उनकी अपचायक क्षमता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, धातुओं को कैसे व्यवस्थित करना है, धातुओं के उनके अपचायक क्षमता के क्रम में क्या करना है, व्यवस्थित करना है। चलिए इसे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे को। तो अगर हम बढ़ती हुई अपचायक क्षमता देखें तो यानी सबसे ज्यादा ताकतवर देखना है, सबसे ज्यादा ताकतवर कौन होता है, लिथियम, फिर उससे छोटा पोटेशियम, उससे छोटा कैल्शियम, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये। तो मतलब ये जो है आपकी ताकतवर लोगों की सीरीज है। ओके, अब हमें इनमें से ताकतवर लोगों को छांटना है बढ़िया तरीके से। तो सबसे ज्यादा ताकतवर कौन होगा इनमें से, पोटेशियम, सिल्वर, Hg, Mg, क्रोमियम। तो अगर मैं देखूं यहाँ पर तो सबसे ज्यादा ताकतवर तो मुझे पोटेशियम लग रहा है, अभी तो पोटेशियम लिख लिया। ओके, पोटेशियम से कम ताकतवर कौन है, पोटेशियम हटा दो, इससे कम ताकतवर है, इससे यहाँ पर उसका विभव और छोटा होगा, है ना। तो ये -2.98 है, इस 2.93। इसके बाद ये लिखो आप मैग्नीशियम। ओके, फिर उसके बाद माइनस वाला और देखो भाई, ये Cr, उसके बाद और माइनस वाला नहीं है, प्लस वाला, प्लस वाले में ये Hg और ये आपका Ag। तो ये आपका आंसर ये वाला आ गया। ठीक है, अब ये इसके लिए आपको ये वाली टेबल तो याद करनी ही पड़ेगी, और ये वाली टेबल का याद करने का मतलब ये है कि आपको अच्छी तरह से ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। क्यों, क्योंकि ये टेबल जब आप याद करेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, हाँ क्लियर इतना। तो दूसरा क्वेश्चन खत्म, तीसरा क्वेश्चन देखिए। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि आपका सामने दिख रहा है। तो वो ये क्या कह रहा है कि उस गैल्वेनिक सेल को दर्शाइए जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है। तो पहला जो आपका है, इस गैल्वेनिक सेल को दर्शाना है जिसमें आपका निम्नलिखित अभिक्रिया हो रही है। चलिए अब हम यहाँ पर इसे क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए उस गैल्वेनिक सेल को दर्शाइए जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया हो रही है। कौन सी अभिक्रिया, तो अभिक्रिया ये आपको दिख रही है आपको, Zn से आपका ये इस तरह से आपकी अभिक्रिया है। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए बन क्या रहा है, तो बन ये रहा है, कहानी इस तरह से सेल हो रही है आपकी, ये Zn है। ओके, ये Zn सॉलिड फॉर्म में था, बना क्या Zn से, तो Zn आपका इस तरह से, Zn डाई पॉजिटिव। ओके, फिर आप लगाएंगे यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज। ओके, और यहाँ पर लिखेंगे Ag पॉजिटिव। ओके, जो कि आपका एक्वस स्टेज में है। ओके, और उससे क्या है, ये आपका रिड्यूस होके Ag बन रहा है। ओके, ये आपका सॉलिड स्टेज। ठीक है, तो जो आपकी रिएक्शन है, तीसरे का जो आंसर है वो आपका कुछ इस तरह से है। तो ये आपकी रिएक्शन, ये जो आपकी सेल है, सेल आपकी कुछ ऐसी है। ओके, ये आपकी सेल हो गई। कौन सा इलेक्ट्रोड ऋणात्मक आवेशित है। ओके, कौन सा इलेक्ट्रोड ऋणात्मक आवेशित है, तो जहां पर आपका एनोड होगा वह आपका ऋणात्मक आवेशित होगा। एक्चुअली होता क्या है कि देखो यहाँ पर ये जो सेल होती है वो आपकी कुछ इस तरह से होती है, गैल्वेनिक सेल इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर आपका जिंक का होता है, और यहाँ पर आपका सिल्वर दे रखा है, तो यहाँ पर आपका सिल्वर होगा, ये आपका जिंक हो गया। ओके, जिंक की ये कहानी होती है कि Zn डाई पॉजिटिव आपका नीचे फेंक देता है ना, ZnSO4 के सॉल्यूशन में, और यहाँ पर ये कहानी होती है कि यहाँ पर जो है Ag पर जो है आपके Ag डिपॉजिट होने लगते हैं, AgSO4 के सॉल्यूशन, AgNO3 का सॉल्यूशन ले लेते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, सॉल्ट ब्रिज से इन्हें क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, और कहानी कुछ ऐसी चल रही होती है। ठीक है, अब देखो जब ये त्यागेगा तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। ओके, तो कौन सा इलेक्ट्रोड ऋणात्मक है, तो कौन सा इलेक्ट्रोड ऋणात्मक आवेशित है, तो यहाँ पर लिखेंगे एनोड आपका ऋणात्मक आवेशित है, और एनोड पर जो आपकी अभिक्रिया है कौन सी है, तो एनोड जो है आपका जिंक है, तो यहाँ पर लिखेंगे जिंक इलेक्ट्रोड, जिंक इलेक्ट्रोड ऋण आवेशित है। सेल में विद्युत धारा के वाहक कौन से, तो सेल में अगर हम विद्युत धारा के वाहक देखें तो भैया सेल में जो विद्युत धारा वो कैसे प्रवाहित हो रही है, तो सेल में अगर हम बाह्य रूप से देखें तो यहाँ पर तो ऐसे गनगना के इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, और अगर हम आंतरिक रूप से देखें तो आंतरिक रूप से क्या है, आयन। तो बोलेंगे कि सेल में विद्युत धारा के वाहक जो है बाह्य रूप से इलेक्ट्रॉन है, और आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से इलेक्ट्रॉन तथा आंतरिक रूप से बाह्य रूप से तो आपके इलेक्ट्रॉन है, और आंतरिक रूप से क्या होंगे, आयन। अगला पॉइंट, प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया को दिखाना है। चलो मैं यहाँ पर प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया को दिखा दूं, तो इसका मैं आंसर यहाँ लिख दूं ऐसे घुमा के।
तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया यानी थर्ड पॉइंट। तो अगर मैं देखूं भैया कैथोड पर क्या रिएक्शन हो रही है और फिर देखूं मैं एनोड पर क्या हो रही है, तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं एनोड पर अभिक्रिया। एनोड पर, तो एनोड पर क्या हो रहा है, तो एनोड पर अगर हम देखें तो एनोड पर आपको कुछ इस तरह से हो रहा है कि जो आपका जिंक है वो क्या हो रहा है, Zn डाई पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। ओके, अब हम बात करेंगे कैथोड पर। तो कैथोड पर क्या हो रहा है कि कैथोड पर अगर मैं देखूं तो आपका जो सिल्वर है, सिल्वर यानी Ag, ओके, और Ag जो आपका पॉजिटिव में है वो आपका इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Ag में क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर 2 को बैलेंस करने के लिए यहाँ आप 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर हम ओवरऑल रिएक्शन देखें तो ओवरऑल रिएक्शन आपकी ये लिखी हुई है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित अभिक्रियाओं वाले गैल्वेनी सेल का मानक सेल विभव परिकलित कीजिए। ओके, हमें क्या निकालना है, मानक सेल विभव निकालना है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है आपसे कि इस तरह से आपकी अभिक्रियाएं दे रखी हैं और हमें क्या है, सेल का जो आपका साम्य स्थिरांक ये भी निकालना है। ओके, और हमें क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी ये भी निकाल लिए। चलिए, अब मानक इलेक्ट्रोड विभव ऐसे तो निकलता नहीं है। मानक इलेक्ट्रोड विभव तब निकलता जब हमारे पास भाई कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल हो स्टैंडर्ड वाला और आपके पास एनोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो। तो ये क्वेश्चन वाले जो एनसीईआरटी वाले वो देते नहीं है, लेकिन आपको बोर्ड में या आपको जो कहीं अलग से क्वेश्चन मिलेगा तो वहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। इसके लिए अपन क्या करेंगे कि अपन वही टेबल इस्तेमाल करेंगे। तो वो टेबल उठाते हैं, तो हम बात करते हैं पहली वाली सेल के लिए। तो पहली वाली सेल के लिए यहाँ पर पहले वाले का सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो पहले वाले के सॉल्यूशन के लिए अगर हम देखें तो क्या है कि ये आपकी सेल की अगर हम रिएक्शन लिख के देखें तो ये आपका क्या हो रहा है, ये आपका Cr है और इससे क्या बन रहा है, Cr ट्राई पॉजिटिव। ओके, ये आपका एक्वस है और ये आपका सॉलिड है। आगे यहाँ पर हम सॉल्ट ब्रिज लगाएंगे और ये आपका Cd डाई पॉजिटिव है और ये आपका है Cd में अपचयित हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर अगर हम देखें तो Cr का हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो ये आपका एनोड की तरह काम करेगा। और यहां देखें तो इसका हो रहा है रिडक्शन, तो ये काम करेगा आपका कैथोड की तरह। अब हमें दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है, एनोड का और कैथोड का, ठीक है। तो अगर हम यहां पर E नॉट ऑफ Cr ट्राई पॉजिटिव से Cr यानी रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्रोमियम, और यहां पर देखें रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैडमियम, यानी कैडमियम का अपचयन विभव और हमारा क्रोमियम का अपचयन विभव। तो यहां से उठा के देखेंगे ये हमारे अपचयन विभव लिखे हुए हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहां पर क्रोमियम का कितना है, तो क्रोमियम वाले को देखो Cr ये है, तो क्रोमियम का जो आपका अपचयन विभव है वो है आपका -0.74, तो यहाँ पर लिखेंगे -0.74 वोल्ट। ओके, अब हम बात करते हैं E नॉट ऑफ Cd डाई पॉजिटिव से Cd। तो यहाँ पर अगर हम इसकी वैल्यू ढूंढे तो यहाँ पर तो है नहीं, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू यहाँ पर एग्जिस्ट करती है ये। तो अगर हम देखें तो ये आपका कुछ इस तरह से रिएक्शन होता है, Cd डाई पॉजिटिव और ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है जिससे आपका बनता है Cd। ओके, और इसका अगर हम इलेक्ट्रोड विभव देखें यानी E नॉट देखें तो वो आता है आपका E नॉट, यहाँ पर आप लिख सकते हैं Cd डाई पॉजिटिव से Cd, ये आता है आपका -0.40, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये रिएक्शन लिखना ये यहाँ पर भूल गए हैं, तो यहाँ पर आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ये यहाँ पर आता है Cd वालों का यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका Cd का कितना है, -0.40 वोल्ट। अब हम बात करते हैं, हमें निकालना है मानक इलेक्ट्रोड मानक सेल विभव। तो मानक सेल विभव का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पर लिखते हैं मानक सेल विभव यानी E नॉट ऑफ सेल, ये होता है आपका E नॉट ऑफ कैथोड यानी कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस E नॉट ऑफ एनोड, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो कैथोड में कौन है, तो कैथोड में आपका Cd वाला है, Cd वाले की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे -0.40। एनोड में कौन है, तो एनोड में आपका ये है क्रोमियम वाला, तो ये है आपका -0.74। चलिए इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका -0.40 प्लस 0.74।
अब आप इसे हल करेंगे तो ये आएगा आपका 0.34 वोल्ट। तो ये आया इस सेल का, क्या कह सकते हैं कि इस सेल का मानक विभव आया। ठीक है, अब हमें इस सेल के लिए और क्या निकालना है, तो इसके लिए हमें निकालना है गिब्स फ्री एनर्जी और हमें निकालना है साम्य स्थिरांक। तो चलिए अब हम बात करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी की। तो गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू की बात करते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं, तो ये होता है आपका क्या माइनस एन एफ ई नॉट। तो यहाँ पर लिखिए माइनस एन एफ ई नॉट। ओके, तो माइनस का आपका माइनस रहेगा। ठीक है, यहाँ पर एन का मतलब है कितने इलेक्ट्रॉनों के साथ काम चल रहा है। तो अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को अगर अच्छे से देखें तो यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है, तो यहाँ पर आप देखिएगा जो आपका सी आर है वो आपका 3 इलेक्ट्रॉनों को त्याग रहा है। तो आपका कुछ इस तरह से सी आर ट्राई पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। ओके, और ये जो सी डी है ये आपका 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है। तो सी डी डाई पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आफ्टर रिएक्शन सी डी। ओके, अब हम इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें गुणा कराना पड़ेगा 2 से और यहाँ पर गुणा कराना पड़ेगा 3 से, तब ये जाके हमारी ओवरऑल रिएक्शन बनेगी। तो ये हमारी रिएक्शन बनती है 2Cr प्लस 3CD डाई पॉजिटिव आफ्टर रिएक्शन, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2Cr ट्राई पॉजिटिव प्लस 3CD। अर्थात यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉनों के साथ खिलवाड़ चल रहा है, तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन, यानी n की वैल्यू कितनी है 6। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो यहाँ पर n की जगह आप क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। f कितना है, तो f वही होता है फैराडे नियतांक, यानी कितना 96,487 कूलाम प्रति मोल। ओके, और ई नॉट ऑफ सेल हमने अभी निकाला है, तो ई नॉट ऑफ सेल कितना है 0.34। तो यहाँ पर लिखिए 0.34, इसका गुणा करा लेते हैं। तो जब हम इन तीनों का गुणा कराते हैं तो हमारा इतना आता है, और यहाँ पर आप मात्रक लिख सकते हैं जूल प्रति मोल। अब हमें जूल प्रति मोल में नहीं लिखना है इसकी वैल्यू, तो हम यहाँ पर किलो जूल प्रति मोल में भी लिख सकते हैं। तो 3 अंक बाद और दशमलव खिसकाइए तो हो जाएगा आपका 196.833 किलो जूल प्रति मोल। तो यही आ गई आपकी गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू। अगला पार्ट क्या निकालना था, तो अगला पार्ट है हमारा साम्य स्थिरांक की गणना करनी है। ये हो गया। अब हम बात करेंगे साम्य स्थिरांक की। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी का एक सूत्र और होता है कि RT ln K। तो यहाँ पर लिखते हैं गिब्स फ्री एनर्जी का एक सूत्र और होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा G नॉट R इक्वल टू माइनस RT नेचुरल लॉग K। ओके, इसे थोड़ा अच्छे से लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा G नॉट इक्वल टू माइनस RT। तो R और T को अगर हम इसे हटा दें तो ये आपका कुछ ऐसे बनेगा 2.303 RT, और ये हो जाएगा आपका log बेस 10, और ये आपका साम्य स्थिरांक है। ठीक है, चलिए डेल्टा जी की वैल्यू लिखते हैं माइनस 196.833 बराबर माइनस 2.303 RT लॉग बेस 10 के। थोड़ा और अच्छे से हल करते हैं तो माइनस से आपका माइनस कैंसिल। इसे यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जब हमें जूल में ही आंसर लिखना है, जब हम R की वैल्यू जूल में रखेंगे, जूल वाले टर्म में रखेंगे तो आपका किस तरह से आएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 196,833 जूल प्रति मोल बराबर 2.303। R की वैल्यू होती है 8.314 और T की वैल्यू 298 केल्विन, और ये आपका लॉग बेस 10 के। अब T की वैल्यू 298 कहाँ से आई, तो T की वैल्यू 298 स्टैंडर्ड कंडीशन में लेते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं लॉग बेस 10 K की वैल्यू कितनी आएगी। तो लॉग बेस 10 K की वैल्यू आएगी आपकी 196,833 बटे 2.303 गुणा 8.314 गुणा 298। इसे हल करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 196,833। नीचे वाले का गुणा कराते हैं। क्लियर इतना, तो यहाँ तक क्लियर। तो हमने नीचे वाले का गुणा कराया तो ये आपका इतना आया। जब हम नीचे वाले का ऊपर के साथ डिवाइड कराएंगे तो ये आएगा हमारा 34.49। ठीक है, तो
तो हम यहाँ पर देखें तो साम्य स्थिरांक के लिए log बेस 10 k की वैल्यू आई आपकी 34.49। अब हम यहाँ पर क्या करें, k की वैल्यू के लिए क्या करेंगे कि दोनों साइड एंटी लॉग लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे एंटी लॉग लेने पर, तो एंटी लॉग जब लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे एंटी लॉग, ये तो ये हो जाएगा आपका k, और यहाँ लिखेंगे एंटी लॉग, एंटी लॉग मतलब प्रति लघु गणक, हिंदी में लिख सकते हैं आप प्रति लघु गणक, तो ये हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 34.49। ओके, जब हम इसे देखते हैं तो ये आपका कुछ इस तरह से आएगा कि ये 34 है, तो इसका मतलब ये है कि 10 की पावर 34, और ये आपका log बेस 10 3, तो ये 3 पॉइंट समथिंग इंटू 10 की पावर 34 आएगा। क्लियर इतना? तो ये आता है आपका 3.17 इंटू 10 की पावर 34। तो ये है आपका साम्य स्थिरांक। तो ये आपका पहला क्वेश्चन यानी इसका पहला पार्ट खत्म हुआ। अब हम बात करेंगे इसके दूसरे पार्ट की। तो पहले पार्ट के लिए हमारे पास साम्य स्थिरांक आ गया, गिब्स फ्री एनर्जी आ गई, और हमारे पास क्या आ गया, साम्य स्थिरांक, गिब्स फ्री एनर्जी और मानक सेल विभव। अब हम बात करते हैं दूसरे पार्ट के लिए, तो यहाँ पर लिखते हैं पार्ट सेकंड। तो पार्ट सेकंड की अगर हम रिएक्शन देखें तो वो है आपका Fe डाई पॉजिटिव प्लस Ag, Fe डाई पॉजिटिव प्लस Ag आफ्टर रिएक्शन, ये आपको हो जाएगा Fe ट्राई पॉजिटिव, और ये आपका एक इलेक्ट्रॉन लेकर Ag सॉलिड। तो ये आपके कुछ इस तरह से, अगर हम इसे सेल के रूप में डिनोट करें तो हमने देखा कि भाई Fe जो डाई पॉजिटिव है वो आपका बन रहा है Fe ट्राई पॉजिटिव, फिर आप ब्रिज लगाएंगे और यहां पर देखेंगे कि जो आपका Ag पॉजिटिव है ये आपका बना रहा है Ag, तो यानी यहां हो रहा है ऑक्सीडेशन और यहां हो रहा है रिडक्शन। यानी ऑक्सीडेशन ये आपका एनोड की तरह काम करेगा और ये वाला सिस्टम आपका कैथोड की तरह काम करेगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, मानक विभव सेल का। ठीक है, तो मानक विभव निकालने के लिए हमारे पास एनोड वाले का भी मानक अपचयन विभव हो और कैथोड वाले का भी मानक अपचयन विभव हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं E नॉट ऑफ एनोड, यानी एनोड वाले का मानक अपचयन विभव। वो कैसे निकालेंगे, तो वो आपका दिया रहेगा क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हम देखते हैं टेबल की हेल्प से। तो एनोड में कौन है, Fe डाई पॉजिटिव से Fe ट्राई पॉजिटिव, ढूंढे यहाँ टेबल में Fe डाई पॉजिटिव से Fe ट्राई पॉजिटिव, तो ये आपका सिस्टम ये है। तो क्या है आपका 0.77। ओके, तो लिख लेते हैं 0.77। नेक्स्ट कैथोड के लिए लिखते हैं E नॉट ऑफ कैथोड। तो कैथोड में क्या है, Ag पॉजिटिव से Ag, तो Ag पॉजिटिव से Ag, कहाँ है Ag पॉजिटिव से Ag, तो ऊपर ही होगा कहीं पे, ये है Ag पॉजिटिव से Ag, तो ये है आपका 0.80। तो लिख लेते हैं 0.80 वोल्ट। ठीक है, हमें क्या निकालना, हमें निकालना है मानक सेल विभव। चलिए, तो अब हम बात करते हैं मानक सेल विभव की। यहाँ पर लिखते हैं मानक सेल विभव। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हो जाएगा आपका E नॉट, ये है आपका किसके बराबर, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ओके, तो एनोड का और कैथोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल है आपका दे रखा है। कैथोड का है आपका कितना, तो कैथोड का है 0.80। ओके, और एनोड का है आपका 0.77, हो जाएगा आपका 0.03 वोल्ट। तो ये हमारा E नॉट ऑफ सेल 0.03 वोल्ट, यानी जो आपकी दूसरी सेल है उसका हमारे पास मानक सेल विभव आ गया है। अब हमारा दूसरा क्या कार्य था, तो दूसरा कार्य हमारा गिब्स मुक्त ऊर्जा निकालना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं गिब्स मुक्त ऊर्जा निकालना, कौन सी, मानक वाली। तो यहाँ लिख लीजिए मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा। इसका अगर सूत्र देखें तो ये होता है आपका G नॉट बराबर माइनस NFE नॉट सेल। ओके, तो यहां पर हम देखें कितने इलेक्ट्रॉनों के साथ खिलवाड़ चल रहा है। तो यहां पर आप देखिएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है आपके क्या है, यहां पर आप देखेंगे कि Fe डाई पॉजिटिव जो था वो आपका इस तरह से टूट रहा है, Fe ट्राई पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन। ओके, और यहां पर हमने देखा कि Ag जो है आपका वो आपका एक इलेक्ट्रॉन लेके
इस तरह से Ag में क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। यानी कितने इलेक्ट्रॉन का खेल चल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जो है आपका 1 है, तो यानी n की जो वैल्यू है वो आपकी 1 है। तो n की वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे, तो यहाँ पर आएगा डेल्टा G नॉट बराबर, n की वैल्यू 1 लिखिए, 1 लिख लिए, ये है आपका 96,487, ओके। और ई नॉट ऑफ सेल आया 0.03। चलिए अब हम इन तीनों का गुणा कराते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा तो आया आपका जूल प्रति मोल। अगर हमें किलो जूल में लिखना हो तो यहाँ पर डेसिमल 3 डिजिट और खिसक जाएगा। चलो, तो गिब्स मुक्त ऊर्जा आ गया, ठीक है। अब हमें और क्या निकालना था, तो और हमें निकालना था इनके साम्य स्थिरांक। तो यहाँ पर लिखेंगे साम्य स्थिरांक के लिए। तो साम्य स्थिरांक की अगर हम चर्चा करें तो वो क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा आपका कह सकते हैं कि साम्य स्थिरांक की अगर हम बात करें तो वो आएगा आपका सूत्र होता है आपका डेल्टा G बराबर -RT/ln/K, ओके। तो यहाँ पर हम देखें तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा G नॉट बराबर -2.303 RT/ln/K। वैल्यू रखिए, डेल्टा G की वैल्यू -2894.61, ओके, इक्वल टू -2.303। R की वैल्यू लिखिए 8.314 और T की वैल्यू लिखिए 298 केल्विन, और ये आपका लॉग बेस 10 और K, इसे लॉग बेस 10 लिखिए। क्लियर इतना? अब देखिए लॉग बेस 10 को आप यहीं रखिए, इन्हें आप नीचे ले जाइए, तो हो जाएगा आपका लॉग बेस 10 के बराबर, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और यहाँ आएगा आपका 2894.61 बटे में आएगा आपका 2.303 गुणा 8.314 गुणा 298। चलो गुणा कराते हैं, नीचे वाले का अब हम गुणा कराएंगे, यहाँ पर 2894.61 बटे नीचे वाले का गुणा करा के देखते हैं। तो जब हम इसे भाग देते हैं तो ये आता है हमारा 0.5074। अब हमें क्या करना है, Kc की वैल्यू निकालनी है, हमें साम्य स्थिरांक की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा आया लॉग बेस 10 बराबर, यह है हमारा 0.5074, ओके। हम लेंगे एंटी लॉग, यहाँ पर लिखेंगे एंटी लॉग लेने पर मैं एक दिन आपको सेपरेट वीडियो लाके दिखाऊंगा, बताऊंगा आपको लाके कि एंटी लॉग और लॉग कैसे निकालते हैं, आपको एकदम मजा आ जाएगा। आपको लॉग टेबल का यूज करना भी बताऊंगा, मैं एंटी लॉग निकालना बताऊंगा और लॉग निकालना बताऊंगा, ठीक है। तो आप उसकी हेल्प से इन सबको बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। एंटी लॉग जब हम इसे लेंगे तो ये हो जाएगा आपका K, और ये हो जाएगा आपका एंटी लॉग ऑफ 0.5074। जब हम इसे हल करते हैं तो ये आता है नियर अबाउट लॉग 3 की वैल्यू होते हैं 3 दशमलव समथिंग आएगा, 3.4 या 5 के समथिंग आना चाहिए, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आती है 3.22। तो ये है हमारा साम्य स्थिरांक। तो ये हमारी दूसरी जो सेल थी उसकी रिएक्शन भी निपट चुकी है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो आपका ये चौथा क्वेश्चन है वो भी आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा पांचवा क्वेश्चन है। तो ये आपका एक्चुअली जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं तो आपका एक बहुत कह सकते हैं कि 3 क्वेश्चन को मिलाकर आपका एक क्वेश्चन है, पहला, दूसरा और तीसरा। चौथा 4 क्वेश्चन है, ओके, वेरी गुड। अब हम इसे हल करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं पांचवें के पहले वाले के सॉल्यूशन की। चलिए तो पहले वाले को आप देखिए क्या हो रहा है। तो यहाँ पर अब उसने दे रखा है कि Mg से आपका Mg डाई पॉजिटिव बन रहा है, ओके। यानी Mg आपका क्या हो रहा है, तो Mg हो रहा है आपका ऑक्सीकृत, और आपका Cu जो हो रहा है वो हो रहा है आपका रिडक्शन Cu का, ओके। तो अगर मैं एनोड की बात करूं Mg वाले के लिए, तो एनोड की तरह जो हमारा काम करेगा वो हमारा Mg वाला बंदा काम करेगा। तो E नॉट ऑफ एनोड, तो एनोड के लिए हमें Mg वाला छांटना पड़ेगा। तो भाई Mg वाला कौन है, Mg से Mg डाई पॉजिटिव, यहाँ पर छांटो। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो Mg से Mg डाई पॉजिटिव आपका ये वाला है, तो ये वाला बंदा आपका Mg से Mg डाई पॉजिटिव का है। Mg से Mg डाई पॉजिटिव वाला ये वाला है, Mg से Mg डाई पॉजिटिव। तो इसका अगर हम देखें तो इसका जो है हमारा E नॉट आया, वो कितना आया, तो वो है हमारा -2.36, ओके। अब हम बात करेंगे अगले व्यक्ति की, जो है हमारा कौन है, Cu डाई पॉजिटिव से Cu, कहाँ है, ये है Cu डाई पॉजिटिव से Cu। तो ये है आपका 0.34।
तो यहाँ पर लिखिए 0.34। Cu डाई पॉजिटिव से Cu यानी E नॉट ऑफ कैथोड 0.34 पॉजिटिव में है, तो यहाँ पॉजिटिव में लिखिए। ओके, हमें क्या करना है, नष्ट समीकरण और ईएमएफ लिखना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, घर का काम है। चलो, तो यहाँ पर हम नष्ट समीकरण का यूज करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे नष्ट समीकरण के यूज से, NERNST, नष्ट इक्वेशन की हेल्प से। ठीक है, तो क्या आएगा आपका, तो ई सेल बराबर होता है आपका ई नॉट ऑफ सेल माइनस, और यहां पर होता है आपका 0.059 बटे, यहां पर होता है आपका n, और यहां पर होता है आपका log बेस 10, और यहां पर हो जाएगा आपका, इसे मैं रिएक्शन के रूप में देखूं तो ये आपका कुछ ऐसे आएगा, Mg से Mg डाई पॉजिटिव बन रहा है, तो Mg प्लस यहां पर आएगा आपका Cu डाई पॉजिटिव आफ्टर रिएक्शन Mg डाई पॉजिटिव, और ये आएगा आपका Cu। ये कुछ ऐसी रिएक्शन आएगी, तो यहाँ पर आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम, और नीचे रहेगा आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर। आप कहेंगे ये कहाँ से लिखा, इसके लिए आपको क्या है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है, मैंने जब पढ़ाया था नष्ट इक्वेशन, तो वहाँ पर मैंने बहुत डिटेल में बताया था कि आपके किस तरह से आता है। मैं आपको एक बार फिर बता दे रहा हूँ क्विक। तो यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है कि Mg जो है आपका Mg डाई पॉजिटिव बना रहा है, पढ़ा करिए आप लोग, और वीडियो जरूर देखा करिए, है ना, नहीं तो कॉन्सेप्ट जब आपके मिस हो जाते हैं मुझे दोबारा बताना पड़ता है। यहाँ पर आप देखिए कुछ इस तरह से सिस्टम चल रहा है, और फिर आप इसे जोड़ेंगे तो इससे आपका ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आप लिखेंगे Mg, यहाँ पर आप लिखिए Cu डाई पॉजिटिव, यहाँ पर लिखिए Mg डाई पॉजिटिव, और यहाँ पर बना आपका Cu। ठीक है, अब नहीं भूलना, अब मैं दोबारा बताऊंगा। ठीक है, क्लियर इतना? चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया आपका, इस तरह से हम इसे लिखते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉनों के साथ गड़बड़ घोटाला हुआ है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो हमारी कितनी है, 2, तो n बराबर हम यहाँ पर 2 लिख ले रहे हैं, और कुछ नहीं, बाकी सब चीजें दी है। मैग्नीशियम का जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन है वो हमारे पास ये है। ओके, और जो हमारे पास कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन है वो भी हमारे पास है। चलिए अब हम इन सबकी वैल्यू रखते हैं, तो वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ पर ई नॉट ऑफ सेल हम कैसे निकालते हैं, तो ये निकालते हैं हम ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, यहाँ पर लिख लो ई नॉट ऑफ एनोड। ओके, ये हो जाएगा आपका 0.059। ओके, और कितने इलेक्ट्रॉनों के साथ मजाक चल रहा है, 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ, तो यहाँ पर आप 2 लिखेंगे। लॉग बेस 10 से आप मजाक नहीं करेंगे, सेम टू सेम रहेगा। मैग्नीशियम का कॉन्सेंट्रेशन आपको दे रखा है कितना, 0.001। ये कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 0.3 है, फिर 1 है, तो 0.1230 फिर 1 है। ओके, ई नॉट ऑफ कैथोड, कैथोड वाला की वैल्यू है आपकी 0.34, माइनस लगाओ, एनोड वाले की वैल्यू है -2.36, इस तरह से आ गया। ठीक है, इसे देखो 0.059। ओके, बटे में 2 था तो बटे में 2 रहेगा। ओके, और नीचे आएगा आपका log बेस 10, और अगर मैं इसे देखूं तो यहाँ पर आएगा, इसे हल करने पर 10 कैसे आएगा वो मैं अभी बता दे रहा हूँ, चिंता नहीं करो। दशमलव हटाए तो 4 अंक बढ़ेंगे, तो यहाँ 10 की घात 4 बढ़ेगा, यहाँ दशमलव हटाए तो आपके 10 की घात 3, तो ऐसे आपका कट जाएगा तो 10 बचेगा, तो इस तरह से आएगा। प्राचीन काल में मैं कई बार बता चुका हूँ कि ये जो आपका है ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, कितना तो जानते ही है। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 0.059। और प्राचीन काल में जब हम मैथ पढ़ा करते थे तो उसमें लघुगणक नाम का चैप्टर हुआ करता था, और उसमें हमने पढ़ा था कि अगर बेस सेम है और आपकी वैल्यू सेम है तो दोनों की जो वैल्यू होती है वो आपकी 1 आती है। जैसे हमने बात की थी कि लॉग बेस ए की वैल्यू 1 आती है। अगर मैं यहाँ ई की बात करूँ तो लॉग बेस ई की वैल्यू 1 आती है। अगर मैं यहाँ पर 10 लिखूँ तो लॉग बेस 10 की वैल्यू 1 आती है। यू डोंट नीड टू मोर एक्सप्लेनेशन, तो इसकी वैल्यू आएगी 1। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 6 4 10, हाँ से लाई 1, 3 3 6 1 7। ओके, दशमलव 2 का 2 माइनस 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 2 पंचे 10, घटाइए से, तो ये आएगा जब हम इसे हटाते हैं तो 2.68, और ये हो गया आपका ई ऑफ सेल।
और इसका अगर हम मात्रक देखें तो आपका वोल्ट। तो पहली चीज तो आपकी क्लियर कि भाई इसका जो ईएमएफ है पहले वाले का तो आ गया। चलिए अब हम दूसरे वाले को देखते हैं। चलो नाउ मूविंग टू सेकंड वाले के पास। सेकंड का हल इक्वेशन लिख लेते हैं क्या। एफ ई डाई पॉजिटिव 2 जीरो एम, यहाँ पर लिख लो एफ ई डाई पॉजिटिव 2 जीरो है और एम है। ओके, तो अब हम बात करते हैं इसकी। तो ये हमारा दूसरा पार्ट है इसका। तो इससे पहले देख लेते हैं कैथोड की तरह कौन काम कर रहा है, एनोड की तरह कौन काम कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया, तो इसका हो गया मेरे हिसाब से नहीं आपके हिसाब से, ठीक है। तो ये आपका काम करेगा एनोड की तरह, क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो ये हमारा एनोड की तरह काम कर रहा है। ओके, और ये बगल वाला कैथोड की तरह काम करेगा, तो ये हमारा कैथोड की तरह काम कर रहा है। तो अगर मैं बात करूं रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड वो कितना होगा, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए एनोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो कहाँ से निकालेंगे, तो वो निकालेंगे अपन वही टेबल से। तो टेबल हमारे पास कहाँ थी, तो टेबल हमारे पास ये है। टेबल निकाल लेते हैं अपन, कहाँ गए, ये है। तो इस टेबल की सहायता से हम यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल देखेंगे एनोड का। एनोड कौन है, तो एनोड है हमारा Fe से Fe डाई पॉजिटिव। तो Fe वाला देखो भाई, Fe वाला कौन है, Fe से Fe डाई पॉजिटिव ये है। और हाइड्रोजन वाला कौन है, ये है। तो एनोड की अगर हम कहानी लिखें तो एनोड की कहानी जो है बहुत शानदार है। वो है आपकी कितनी, -0.44 वोल्ट। ओके, अब हम कैथोड की कहानी देखें तो ई नॉट ऑफ कैथोड, तो वो कितना है, तो वो होगा आपका 0 वोल्ट। ओके, एनोड हो गया, कैथोड हो गया। अब हम बात करते हैं ए की। यहाँ पर लिखते हैं नष्ट समीकरण से, नष्ट इक्वेशन से। तो नष्ट इक्वेशन की हेल्प से ई बराबर क्या होता है, ई नॉट -0.059 बटे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉग बेस 10। और इसके लिए अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का। तो यहाँ पर पहले बनाना पड़ेगा इसे भाई, तो ये आपका एफ ई है। और जो है क्या हो रहा था, तो एफ ई जो है आपका बन रहा था एफ ई डाई पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, और ये जो है आपका हाइड्रोजन है तो 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आफ्टर रिएक्शन H2। ओके, जोड़िए इन्हें, तो जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो ये आपका आएगा Fe 2H पॉजिटिव Fe डाई पॉजिटिव H प्लस H2। तो कहानी कुछ आपकी इस तरह है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन का कितना झोल झाल हो रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉनों का झोल झाल हो रहा है। तो n बराबर आपका आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, और क्या है, और जो चीजें हैं वो चीज लिख ले। तो प्रोडक्ट में कौन है, तो प्रोडक्ट में है आपका Fe, तो यहाँ पर लिखेंगे Fe डाई पॉजिटिव। ओके, और हाइड्रोजन का प्रेशर दिया तो ऊपर लिख लीजिए हाइड्रोजन का प्रेशर, और नीचे कौन है, हाइड्रोजन पॉजिटिव, और इसका कोफिशिएंट 2 है तो स्क्वायर लगाइए इसका। ठीक है, चलिए पुट करते हैं। ई नॉट ऑफ सेल का मतलब ये है कि ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ओके, तो ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड लिख लिया। ओके, माइनस लगाओ 0.059, यहां पर आएगा 2 लॉग बेस 10। Fe डाई पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन 0.001, 0.001, इसका कुछ नहीं। और हाइड्रोजन का देखा पीछे तो हाइड्रोजन का है 1 m, तो यहां पर आप लिखिए 1, स्क्वायर का स्क्वायर लगाइए, यहां पर आप 1 लिखिए। अब हम इसे और आगे हल करते हैं। ई नॉट ऑफ कैथोड, कैथोड की वैल्यू कितनी है 0। ई नॉट ऑफ एनोड -0.44। ओके, ये जाएगा आपका 0.059, ये हो जाएगा आपका लॉग बेस 10। और इसे अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा आपका 1 × 10 की घात 1 2 3 -3, क्योंकि नेगेटिव में। ओके, चलिए ये माइनस माइनस जाएगा प्लस, तो 0.44। ओके, 0.059 बटे 2, और इसे अगर मैं हल करूं तो ये हो जाएगा आपका लॉग बेस 10
इसे अगर मैं हल करूं तो हो जाएगा लॉग बेस 10 10 की घात -3। चलो, जब हम लॉग पढ़ रहे थे तो मैंने लॉग की एक प्रॉपर्टी और बताई थी, शायद आपको ध्यान होगी, है ना। क्या थी प्रॉपर्टी? तो यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, लॉग अगर यहाँ पर आपका a लिखा है उसकी घात b लिखिए तो ये होता है आपका b log a। तो इसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है लॉग, यहाँ 10 लिखा है, 10 की घात क्या लगा है? -3। तो ये हो जाएगा आपका -3 लॉग, ये आपका, ये तो बेस में है, ये आपका इस तरह से आएगा। जैसे आप ऐसे लिखेंगे। तो अगले स्टेप में लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका 0.059 बटे 2, हो जाएगा आपका -3 लॉग 10 10। तो लॉग 10 में जो आपका नीचे 10 बेस है उसकी वैल्यू 1 होती है, वो हम पीछे बात कर चुके हैं इसकी, 0.44 माइनस। इसका अगर हमने सॉल्व किया था पीछे तो आया था आपका 0.0295। ओके, ये आपका आया माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर आ जाएगा 3, इसकी वैल्यू 1। गुणा कराइए, 3 5 15, हासिल आई 1, 3 नाम 27, 27 1 28, हासिल आई 2, 3 दूनी 6, 6 1 7। इस तरह से हम इसे जोड़ते हैं। जब हम इसे जोड़ेंगे तो ये आएगा कितना? तो जोड़ लेते हैं, 0.44 0.0785, 5 का 5 8 7 4 11 4 1 5। तो यह है आपका 0.518 वोल्ट। तो यहाँ पर अगर हम देखें ई ऑफ सेल की जो वैल्यू आई वो आई 0.5185 वोल्ट। ओके, तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट का हल। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की। एक सेकंड इसे थोड़ा देखिए, 3 5 15, हासिल आई 1, 3 नाम 27, 27 से 28, हासिल आई 2, 3 दूनी 6, 6 से 7 और 8। यहाँ पर 8 करना है। एक सेकंड 8 कर दूंगा यहाँ पे। जब यहाँ 8 आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 8 यहाँ हो जाएगा फिर, है ना। तो 8 8 8 4 12 हो जाएगा आपका, है ना, इस तरह से। तो 5 2 8 आएगा, है ना। तो 5 2 8 5 कुछ इस तरह से आएगा। इसे मैं थोड़ा इरेज कर दूं तो ई नॉट ऑफ सेल आया आपका 0.5285। तो ये है आपका पार्ट 3। तो एसएन से आपका एसएन डाई पॉजिटिव बन रहा है, इट मीन्स ये आपका क्या हो रहा है? एनोड वाली कहानी चल रही है। तो यहाँ लिखेंगे ये आपकी एनोड वाली कहानी। ओके, यहाँ पर आपका ये क्या चल रहा है? तो ये आपका कैथोड वाली कहानी है। तो यहाँ लिख लीजिए हमारा कैथोड वाली कहानी है। रिएक्शन क्या होगी? तो रिएक्शन आप देखेंगे तो यहाँ पर एसएन से आपका क्या बन रहा है? एसएन डाई पॉजिटिव। ओके, और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और वहां पर देखेंगे तो आपका H पॉजिटिव और उससे आपका हाइड्रोजन बन रहा है। तो इसका आपका 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाइड्रोजन। सॉल्व करिए, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा SN, ये आ जाएगा आपका 2H पॉजिटिव आफ्टर रिएक्शन SN डाई पॉजिटिव प्लस H2। ओके, तो रिएक्शन ही आ गई। मतलब कितने इलेक्ट्रॉनों के साथ मजाक हो रहा है? तो 2 इलेक्ट्रॉनों के। भाई यार, कितने इलेक्ट्रॉनों के साथ मजाक हो रहा है? तो 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ। तो n बराबर 2। अब हम बात करते हैं आगे कि अब और क्या होगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा एनोड ये हो गया, कैथोड ये हो गया, n बराबर 2 ये हो गए। अब हम बात करते हैं नष्ट इक्वेशन से। यहाँ पर लिखेंगे नष्ट की समीकरण से। तो नष्ट इक्वेशन अगर हम देखें तो ये होता था आपका ई सेल बराबर ई नॉट ऑफ सेल 0.059 बटे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉग बेस 10। और यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन। तो प्रोडक्ट कौन है भाई? तो प्रोडक्ट है आपका SN। तो यहाँ पर लिखिए SN डाई पॉजिटिव की कहानी। नीचे आपका हाइड्रोजन का चल रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे हाइड्रोजन। और कितने लोग हैं? तो 2 लोग हैं। ओके, और PH2 आप लिख लो अगर लिखना है तो, ठीक है। चले, क्लियर इतना? अब हम बात करते हैं कि भाई हम ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे। तो ई नॉट सेल निकलता है आपका ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ओके, माइनस 0.059 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिनके साथ मजाक हो रहा है 2 लॉग बेस 10। SN डाई पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन आपका ये दे रखा है 0.050। ओके, और H पॉजिटिव की क्या कहानी है? तो 0.0
2 जीरो, इसका स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर लगा दिया। ओके, ई नॉट ऑफ कैथोड देखें तो ई नॉट ऑफ कैथोड की वैल्यू कितनी है, तो कैथोड की तरह कौन काम कर रहा है, वो कर रहा है हाइड्रोजन, तो आपका जीरो होगा। ई नॉट ऑफ एनोड यानी एस एन से एस एन डाई पॉजिटिव, चलो देखिए एस एन से एस एन डाई पॉजिटिव कौन है भाई, ये है, इसको देख लेते हैं एक बार। एस एन से एस एन डाई पॉजिटिव कहाँ गया, ये है, ठीक है, तो ये है आपका -14 0.14, तो यह है आपका -0.14, यही है। हाँ, अरे आगे चलो यार, चलो ये आपका आया था 0.0295 और इसे देखें तो ये आपका log बेस 10 और ये है आपका 0.05 बटी ये जाएगा आपका 0.020 इंटू 0.020। ओके, दशमलव से दशमलव हटा, कोई दिक्कत नहीं है, दशमलव हटाएंगे तो 1000 ऊपर बढ़ जाएगा क्योंकि 3 बिंदी है, एक बिंदी से एक बिंदी कैंसिल है ना, और ये 2 बिंदी कैंसिल, ठीक है, क्लियर इतना। चलो तो 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10, 5 आया, और 2 से काटेंगे तो 25 दूनी 50 तो 5 आया, 25 आया, ठीक है। इसे करेंगे तो आएगा आपका 0.14 0.0295 log बेस 10। ओके, 25 पंचे होता है आपका 125। चलिए अब हम इसकी वैल्यू निकाले ले रहे हैं, तो हमने इसकी वैल्यू देखी तो ये आया हमारा 0.0295 और इसकी वैल्यू आएगी 2.096। गुणा कराते हैं, 0.14 माइनस 0.0618, तो हमने इसे घटाया तो ये आया हमारा 0.078 वोल्ट। तो हमारा ये तीसरा पार्ट भी हल हो गया। अब हम बात करते हैं चौथे पार्ट के सॉल्यूशन की। तो अब हम बात करते हैं फिफ्थ का, जो हमारा क्वेश्चन नंबर कह सकते हैं ये वाला फोर्थ, यानी फिफ्थ का जो फोर्थ पार्ट था उसकी चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, तो फिफ्थ का जो हमारा फोर्थ पार्ट है उसे आप देखिएगा अच्छे से। तो क्या कह रहा है आपको कि प्लेटिनम PTSBr इस तरह से दे रखा है, फालतू का है ना। चलो मैं इसे देखता हूं, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। ओके, इलेक्ट्रॉन त्यागना का मतलब क्या होता है, लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ये जो बंदा है आपका Br, ये कुछ इस तरह से कहानी कर रहा है कि भाई Br2 बन जा रहा है और आपका 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हैपन ऑन एनोड। तो ये कहानी चल रही है एनोड। तो अगर मैं इसका रिडक्शन पोटेंशियल देखूं तो वो है आपका 1.09। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ई नॉट ऑफ एनोड वो कितना है आपका, तो वो है आपका 1.09 वोल्ट। आगे बात करते हैं, आगे ये हाइड्रोजन वाले व्यक्ति हैं, इनका तो आपका 0 होता है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए ई नॉट ऑफ कैथोड, ये आपका 0 वोल्ट। हाइड्रोजन वाले में क्या कहानी चल रही है, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये आपका हाइड्रोजन से इस तरह से रिड्यूस करेंगे हाइड्रोजन को। अब हम इन दोनों को हल करें, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, तो ये आपका बनेगा कुछ इस तरह से 2Br नेगेटिव प्लस 2H पॉजिटिव आफ्टर रिएक्शन Br2 प्लस H2। ठीक है, लिखना हो स्टेज आप लिख लिया करिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ गैस है ना, ब्रोमीन लिक्विड में होती थी, यहाँ लिक्विड हो गया, ये आपका एक्वस हो गया है ना, और यहाँ एक्वस। ठीक है, ना लिखना हो ना लिखा करिए, जैसी आपकी इच्छा हो, वो अंडरस्टूड रहता है। चलो अब देखते हैं यहाँ पे और क्या कहानी चल रही, और कुछ नहीं। यहाँ पर लिखेंगे नष्ट समीकरण से, NERNST नष्ट समीकरण से। अब नष्ट समीकरण का सवाल आपसे छूटना नहीं चाहिए पेपर में, आप ध्यान दे लीजिए अच्छे से, क्योंकि नष्ट समीकरण के मैंने कम से कम 10 क्वेश्चन कराए हैं, है ना। 4 तो यही हो गए, और जब मैं नष्ट इक्वेशन पढ़ा रहा था तब भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए थे, तो आप इन चीजों को ध्यान रखिए। नष्ट समीकरण क्या था आपका, ई नॉट बराबर ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 बटे 2 लॉग बेस 10 प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन
रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लिखते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, तो प्रोडक्ट में कौन है आपका हाइड्रोजन वाला बंदा है ना, तो हाइड्रोजन वाला बंदा अपॉन ब्रोमीन वाला बंदा है ना। प्रोडक्ट में यहाँ पर आपका हाइड्रोजन वाला बंदा है तो यहाँ पर आएगा POH2 और यहाँ पर ये दो लोग हैं तो ये हो जाएगा आपका Br नेगेटिव और कॉफिशिएंट इसका 2 है यानी गुणांक 2 है तो यहाँ पर 2 लग जाएगा और यहाँ पर आपका इस तरह से इसकी पावर 2 आ जाएगी। अच्छे से ध्यान देना, इस तरह के क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान देना, अच्छे से हैंडल करना, क्योंकि इस साइड देखो, इस साइड कोई पॉजिटिव वाले है ही नहीं है ना, ना नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं है, तो इस तरह से आएगा। ये ध्यान से आप देखिएगा इसे। ये 2 कहाँ से आया, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो यहाँ पर आएगा n की वैल्यू 2। चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ देखेंगे E बराबर क्या हो जाएगा, E नॉट ऑफ सेल, तो इसका मतलब होता है E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड, हो गया माइनस 0.059/2 log बेस 10 कितना है 1 बार, तो यहाँ पे 1 लिख लो। और ये कौन है भाई, Br नेगेटिव, इसका कॉन्सेंट्रेशन अपने पास 0.01 ये है, इसका स्क्वायर करो, कर दिया। हाइड्रोजन वाले का कॉन्सेंट्रेशन है 0.030, इसका स्क्वायर करो, कर दिया। चलो आगे चलते हैं। ई नॉट ऑफ कैथोड, कैथोड वाले भाई साहब कितने हैं, 0 होता है वो तो है ना। एनोड वाले को देखो, एनोड का है आपका 1.09, 0.059 log बेस 10। यहाँ पर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 अंक बाद दशमलव 10 की घात 4 ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर लिख लो 10 की घात -4 ही लिख लेते हैं ना। और इसे आप लिख सकते हैं 3 तिरका 9 इंटू 10 की घात -4, ये भी आ जाएगा आपका 10 की घात 8 ऊपर पहुंच जाएगा। अब ये 4 और 4 8 हो गया, तो ये आपका कुछ इस तरह से आएगा 10 की घात 8/9। इसे आप लिखेंगे 10 इंटू 10 की घात 7, 9 का आप भाग दीजिए तो कितना आएगा 1.11 करके आएगा इंटू 10 की घात 7। तो 10 की घात 7 की वैल्यू 7 हो जाएगी, इसकी वैल्यू थोड़ा सा 7 से थोड़ा सा ज्यादा आएगी, तो ये हो जाएगा आपका E बराबर -1.09 माइनस, इसे थोड़ा हल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका, इसको अगर हम देखें तो 0.025 आता था भाग देने पर, ओके इसे थोड़ा छोटा कर दो, हटा ही दो यार, क्या जरूरत है इसकी। ठीक है, तो यह है आपका 0.025 इन दोनों का, ठीक है। और इसे अगर मैं देखूं, इसे अगर मैं देखूं तो ये आपका log A प्लस A इंटू B टाइप का लिखा, तो हो जाएगा आपका log A प्लस B, यानी ये प्लस log 10 की पावर 7। हम इन दोनों की वैल्यू रखेंगे तो इसकी वैल्यू हुई 0.041 और ये आपका 7 आएगा। कैसे आएगा 7 वो आप जानते हैं, क्योंकि आपको पहले मैं पीछे बता चुका हूं इस बात को। कहाँ गया भाई, ये यहाँ पर डिस्कस किया हुआ था, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप देखते हैं E बराबर हो जाएगा आपका -1.09 और इसे आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 0.0295, ये आपका सेम रहेगा है ना। इसको देखिए ये हो जाएगा आपका 7.014, सॉरी 7.041। चलिए अब इसे हल कर लेते हैं तो ये आएगा आपका -1.09 और ये हो जाएगा आपका 0.2077। जोड़िएगा इसे तो हो जाएगा आपका -1.2 का 2 रहेगा और 9 हो जाएगा ये 7 तो ये आ जाएगा आपका इतने वोल्ट। और यही हमारा इसका क्या हो जाएगा आखिरी वाले का आंसर। तो अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, जो कि हमारा 298 केल्विन पर 0.20 m KCl विलयन की चालकता इतनी है तो इसकी मोलर चालकता कितनी होगी। ओके, तो हमें मोलर चालकता पता करनी है। तो मोलर चालकता जिसको हम जानते हैं भाई, ये आपका लैम्डा m होता है और इसकी वैल्यू होती है K/C के बराबर। तो हम जानते हैं मोलर चालकता बराबर, यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं कि मोलर चालकता जिसकी वैल्यू जो होती है लैम्डा m होती है, उसकी वैल्यू K/C या कप्पा/C होती है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं
मोलर चालकता बराबर मोलर चालकता, जिसका नाम हम लैम्डा एम से कहते हैं, और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है कप्पा बटे सी। सी यहाँ पर आप कह सकते हैं सांद्रता होती है, यहाँ पर मोलरता दे रखी है, तो भैया आपको क्या लिखना है, मोलरता की वैल्यू यहाँ पे रखनी है। तो यहाँ पर आप बोलेंगे भैया ये आपका कप्पा है, और यहाँ पर आप लिखिएगा मोलरता। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो सांद्रता होती है बेटा वो होती है आपकी मोल प्रति लीटर में नहीं होती। अब हमें मोल प्रति सेंटीमीटर क्यूब में करनी है, क्योंकि ये सेंटीमीटर के टर्म में दे रखा है ना। तो यहाँ पर 1000 का क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो 1000 का यहाँ पर हो जाएगा आपका गुणा। के की वैल्यू क्या है, तो कप्पा आपका ये है, कहाँ गया भाई, ये आपका कप्पा है यानी के है आपका। तो ये हो जाएगा आपका 0.0248 ओके इंटू 1000 का आपका 1000 रहेगा, और आप भाग देंगे इसमें भैया 0.20 से ओके। और अगर मैं इसे देखूं तो ये आपका कह सकते हैं कि 24.8 बटे 0.2, डेसिमल हटाइए तो आ जाएगा आपका 248 बटे 2, यानी आ जाएगा 124, यानी मोलर चालकता आ गई 124। इतना क्लियर। अब हम इसका मात्रक लिखने का प्रयास करेंगे, तो इसका मात्रक जो होता है वो होगा आपका सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। आंसर। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है आपसे कि 298 केल्विन पर एक चालक सेल जिसमें ये विलयन है, प्रतिरोध आपका दे रखा है 1500 ओम, यानी आर जो है हमारे पास वो है हमारा 1500 ओम। ओके आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है यदि इतने की चालकता इतने के पर, तो चालकता यानी आपका कह सकते हैं के कितना है आपका 0.146 गुणे 10 की घात -3 SCM-1। ओके तो सेल स्थिरांक क्या है देखिएगा। सेल स्थिरांक की अगर मैं बात करूं तो वो होता है आपका L बटे ए। यहाँ पर आप लिख सकते हैं सेल स्थिरांक जिसको हम जानते हैं उसका नाम होता है हमारा L बटे ए। और अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला की बात करूं भाई कि एक फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ कप्पा का जो फॉर्मूला होता है के बराबर वो होता है आपका 1 बटे रो, है ना। और रो की वैल्यू लिखो क्या होती है रो की वैल्यू, तो रो की वैल्यू होती है R A बटे एल। ओके इसे अगर मैं देखूं तो 1/R और L/A। तो अगर मैं इसे और सुंदर तरीके से बात करूं तो ये हमारा लिखा है 1/R और L बटे ए को बोलेंगे सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक ओके क्लियर इतना। चलिए अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है सेल स्थिरांक। तो यहाँ पर लिखिए K इंटू आर जो हो जाएगा आपका सेल स्थिरांक। ओके K इंटू आर बराबर सेल स्थिरांक। अब हम यहाँ से क्या सेल स्थिरांक निकाल लेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं सेल स्थिरांक बराबर K इंटू आर। के की वैल्यू कितनी है, तो इतनी वैल्यू है 0.146 गुणे 10 की घात -3, और प्रतिरोध हमारा 1500 है, तो 1500 का 1500 लिखिए, 2 जीरो का आपका 2 जीरो लिखिए, 15 छक्का 90, हासिल आई 9, 15 चौको 60, 60 9 69, हासिल आई 6, 15 एकम 15, 15 6 कितना होता है, 15 6 21 होता है, 3 अंक बाद दशमलव, 3 अंक बाद दशमलव, 10 की घात -3 का 10 की घात -3, तो यह है आपका 219 गुणे 10 की घात -3। ओके ऐसे लिख सकते हैं 0.219। और अगर हम मात्रक की बात करें तो मीटर ऊपर है नीचे मीटर स्क्वायर, तो यह जाएगा आपका मात्रक मीटर इनवर्स। तो यहाँ पर लिख लीजिए सेल स्थिरांक बराबर 0.219 मीटर इनवर्स। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, जो कि हमारा इतने एम एसिटिक अम्ल की चालकता इतनी है, मोलर चालकता को परिकलित कीजिए। तो हमको निकालना है मोलर चालकता। मोलर चालकता क्या होता है, यही होता है ना आपका, हाँ तो यही निकालना है अपने को। आगे कह रहा है एसिटिक अम्ल के लिए इसकी वैल्यू उसने दे रखी है लैम्डा नॉट एम की वैल्यू 390.5 S सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। देन इसका वियोजन स्थिरांक दैट इज के क्या है। ओके सुनना बात को, अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया भी है, इस तरह का एक दो क्वेश्चन मैंने आपको जब थ्योरी पढ़ा रहा था तो कराया था। देखिए वियोजन स्थिरांक की अगर मैं चर्चा करूं तो के का जो आपका सूत्र होता है C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा होता है। गॉट इट, ना गॉट इट तो गॉट इट, ठीक है। अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप लिख लो, ध्यान कर लो। वियोजन स्थिरांक मैंने यही बताया था। तो वियोजन स्थिरांक क्या होता है, के बराबर C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा।
अब बात यह है कि हमारे पास अल्फा नहीं है भाई, अल्फा बराबर होगा आपका लैम्डा एम बटे लैम्डा एम नॉट। समस्या अभी भी खत्म नहीं हुई हमारे पास, ये कौन सा है क्या ये? अरे भाई 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 भाई, हमारे पास ये भी नहीं है। हम पहले प्रयास करेंगे कि हमारे पास ये उपलब्ध हो, फिर हम प्रयास करेंगे हमारे पास ये हो, और फिर हम प्रयास करेंगे ये हो। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम सबसे पहले प्रयास करते हैं कि ये हमारा निकल आए लैम्डा एम। तो लैम्डा एम के लिए सूत्र हमने पढ़ रखा है कि भैया लैम्डा एम बराबर क्या होता है, कप्पा बटे सी। ओके, लेकिन ये आपका जो है इसके हिसाब से इसकी यूनिट रखते हैं। कप्पा की यूनिट कितनी है, तो कप्पा जो है भैया कितना है, उसने कहा भैया 7 ओके 896 ओके गुणे 10 की घात -5 है। हमने कहा ठीक है भाई। सी कितना है, तो सी आपका कितना है, ये आपका मोलरता दे रखी है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 0.00, तो मोलरता मोल प्रति लीटर में रहती है, 241 मोल प्रति लीटर में है। तो अगर हम इसके हिसाब से स्टैंडर्डाइज करें तो प्रति लीटर तो ये हो जाएगा आपका 1000 का, यहाँ पे भाई साहब आपको गुणा कराना पड़ेगा, कहाँ पे ऊपर कराओ गुणा, तो ये हो जाएगा आपका 7896 बटे 0.00241 गुणे 10 की घात -5। ओके, अगर हम यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 10 की घात -5 कैंसिल हो जाएगी। वो आप समझदार हैं है ना, 5 अंक के बाद दशमलव लगा नहीं लगा, हाँ समझदार है। 896 241 डिवाइड करिए। तो जब हमने इसका डिवाइड दिया तो यह आया हमारा 32.76। मात्रक क्या होगा भाई, मात्रक लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है। इसका मात्रक होगा आपका SCm² मोल इनवर्स। अब हमारा अगला काम है कि वियोजन की मात्रा अल्फा निकालना। तो अल्फा निकाल लो। सूत्र अल्फा बराबर क्या होता है जी, अल्फा बराबर होता है लैम्डा एम बटे लैम्डा एम नॉट। लैम्डा एम कितना है, तो लैम्डा एम है 32.76 और लैम्डा एम नॉट कितना है, तो लैम्डा एम नॉट है 390 कितना भाई 5। भाग देते हैं कितना आएगा, 0.08 के समथिंग आना चाहिए है ना, तो भाग देते हैं तो यह हमारा 0.084। मात्रक कुछ नहीं, ध्यान रखेंगे। अब बात आती है हमारी के की, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं वियोजन स्थिरांक। ये वाला के वो वाला के क्लैश ना कर रहे हैं ना, तो के डैश कर सकते हैं ना, या आप लिख लीजिए वियोजन स्थिरांक के डैश, या के अल्फा कर लो है ना, थोड़ा अच्छा ज्यादा स्टैंडर्ड लगता है। वियोजन स्थिरांक जो कि हमारा के अल्फा कितना है, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। रखते हैं यहाँ पे वैल्यू, तो आएगा आपका 0.00241। अल्फा कितना है आपका 0.084 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, यानी 1 माइनस 0.084। सॉल्व करते हैं, ये आएगा आपका 0.00241 0.084 0.084 और ये नीचे आएगा आपका 10 में से 4 गया सो 6 आया, 10 में से 9 गया सो आपका 1 आया। ओके, और क्या बचेगा, और कुछ नहीं बचेगा। 10 में से 6 गया आपका 1 आया, 10 में से आप कह सकते हैं 9 गया 1 आया। यहाँ पे देखिए इस डेसिमल से वाला डेसिमल कैंसिल, क्या है आपका 84 और 5 अंक ये हैं 3 ये हैं, इसे सही से लिख लो। ओके, 10 की घात आएगा आपका -8 और ये आ जाएगा आपका 916। ठीक है, हम सी को थोड़ा अच्छे से ही लिख लेते हैं, 10 की घात 3 का गुणा करा दो ताकि वो इन्हीं के टर्म में आ जाए, इन्हीं लोगों के टर्म में, तो ऐसे आ जाएगा आपका इस तरह से। ठीक है, चलिए अब हम इसे देखते हैं। यहाँ पर देखिए इस डेसिमल से वाला डेसिमल उड़ गया, यहाँ तक क्लियर ना। चलिए आगे चलते हैं, हो जाएगा आपका 2 4 1 8 4 8 4
और यहाँ पर देखिए 5 अंक ये हैं, 3 ये हैं, तो 5 3 8 हो गए, 10 की घात -8 लगा लो यहाँ पर। और ये आपका दशमलव से दशमलव कट गया था तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं थी। चलिए अपॉन आएगा 916। हल करेंगे और देखेंगे तो ये आएगा हमारा 1.86 गुणे 10 की घात -5। तो यह है हमारा वियोजन स्थिरांक 1.86 गुणे 10 की घात -5। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, जो हमारा शानदार तरीके से यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा है। चलिए अब हम इसे देखते हैं। क्या कह रहा है, निम्नलिखित के अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी। देखिएगा पहले वाले को आप अगर देखें गौर से, तो पहले वाला जो व्यक्ति है वो है आपका 1 मोल Al ट्राई पॉजिटिव से Al बनना है। तो अगर मैं Al ट्राई पॉजिटिव ले लूं तो आपका Al ट्राई पॉजिटिव ऐसा है, और इससे Al बनाना है तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन। आफ्टर रिएक्शन ये होगा आपका Al। ओके, देखना एक Al के लिए हमें कितने मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हमें 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए एक Al के लिए। तो अगर मैं बात करूं Al ट्राई पॉजिटिव के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, कितने आवेश की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3f आवेश की आवश्यकता होगी। तो 3f कूलाम आवेश की आवश्यकता होगी। देखो भाई, एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो आवश्यकता होती है वो होती है आपकी 1f, 2 के लिए कितनी, तो 2 के लिए आपकी 2f, 3 के लिए आपकी 3f। ठीक है, चलिए Cu डाई पॉजिटिव से Cu, यहाँ Cu डाई पॉजिटिव आप लिख लो, और ये क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन लेकर आपका रिड्यूस होता है Cu में। तो यहाँ पर देखो 1 मोल अगर हम Cu को रिड्यूस कर रहे हैं डाई पॉजिटिव को, तो हमें कितने कूलाम आवेश की आवश्यकता होगी, तो हमें आवश्यकता होगी 2f कूलाम। f वही है आपका फैराडे कांस्टेंट, आवेश की आवश्यकता होगी। ओके, अब ये है आपका MnO4 नेगेटिव, इससे हमको Mn डाई पॉजिटिव बनाना है। मतलब ये कैसे बनेगा, जब हम इसका रिडक्शन करेंगे कुछ इस तरह से होगा आपका। ओके, आफ्टर रिएक्शन आपका हो जाएगा, जल निकालना पड़ेगा इसका। तो जल कैसे निकलेगा, तो जल यहाँ पर निकलेगा जब हम 8H पॉजिटिव लगाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आपकी कुछ रिएक्शन इस तरह से आएगी। आफ्टर रिएक्शन Mn डाई पॉजिटिव और आपका 4H2। सुनो मेरी बात, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो भैया इसको हमें क्या करना है, इसको अगर हमें कह सकते हैं कि रिड्यूस करना है तो हमें 5f आवेश की 5f कूलाम आवेश की क्या है आवश्यकता होगी। यहाँ पर आप लिख सकते हैं तो 5f कूलाम आवेश की आवश्यकता होगी। ओके, कोई दिक्कत। चलिए अब हम आगे चलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की, जो कि है निम्नलिखित को प्राप्त करने में कितने फैराडे विद्युत की आवश्यकता होगी। ठीक है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन देखिएगा। पहला अगर मैं पार्ट देखूं तो पहला पार्ट आपसे कह रहा है कि भाई हमारे पास CaCl2 है। ओके, और इससे क्या है हमें 20 ग्राम Ca प्राप्त करना है। तो CaCl2 अगर मैं देखूं तो ये आपका कुछ ऐसा है, Ca डाई पॉजिटिव रहता है, Cl आपका इस तरह से रहता है। ओके, ये आपको कक्षा 10 में बताया गया है, नहीं बताया गया तो आप अभी सीख लीजिए, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए Ca डाई पॉजिटिव। ओके, इससे हमें Ca में रिड्यूस करना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये लेकर रिड्यूस हो जाएगा इस तरह से Ca में। ओके, अब Ca का अगर मैं देखूं तो ये आपका 1 मोल की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो 40 ग्राम, और ये आपका 1 मोल यानी आपका 40 ग्राम। तो 40 ग्राम के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन की, 2 मोल इलेक्ट्रॉन आवेश की, है ना। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन आवेश, यानी 2 मोल इलेक्ट्रॉन आवेश का मतलब कितना है, तो 2f की आवश्यकता पड़ती है। ओके, देखो 1 मोल में 1f होता है, तो 2 मोल में 2f होता है, 3 में 3f होता है। हमें इतना नहीं चाहिए, हमें चाहिए भैया 20 ग्राम। तो ये हमारे पास 20 ग्राम। तो अगर हमारा ये 20 ग्राम है तो इसका आधा करो, 2 का आधा कितना हो जाएगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल आवेश, यानी 1 मोल आवेश का मतलब क्या होगा, 1 मोल आवेश का मतलब हो जाएगा आपका 1f, और इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब हो जाएगा आपका 20 ग्राम अपने को प्राप्त हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं पहले वाले की बात करूं तो हमें इसके लिए 1 फैराडे की आवश्यकता होगी। ओके, दूसरे का सॉल्यूशन देखो, दूसरे का क्या कह रहा है कि Al2O3। तो Al2O3 को अगर मैं अच्छे से देखूं तो इसमें सिस्टम ये चल रहा है कि भैया Al के +3 रहते हैं और O के आपके 2 नेगेटिव के रहते हैं। इसको हमें रिड्यूस करना है एल्यूमिनियम में, तो ये आपका एल्यूमिनियम है। ये आपका रिड्यूस कब होगा, जब ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तब आपका एल्यूमिनियम बनेगा। अब भैया इसका एल्यूमिनियम का अगर हम देखें तो 26.98 ग्राम में 1 मोल हो जाता है। तो अगर हम इतने ग्राम एल्यूमिनियम को रिड्यूस करें तो हमें 3 मोल
इलेक्ट्रॉन आवेश के बराबर हमें क्या लगेगा, आवेश लगेगा, बिल्कुल लगेगा। इसमें हमें कितना मिलेगा 26.98। ठीक है, हमें इतना नहीं चाहिए, हमें चाहिए भैया 40 ग्राम, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 26.98 के लिए हमारे पास है कितना 3 मोल, या आप कह सकते हैं 3F, है ना, इसी को आप 3F भी बोलते हैं। तो हम बात करेंगे भैया 1 ग्राम के लिए कितना होगा, तो यहाँ पर आप करेंगे 3F बटे 26.98। ओके, इसीलिए अब हम बात करेंगे इतना हो गया, इतना हो गया, और क्या बचा, कुछ बचा, 40 ग्राम चाहिए ना, तो 40 ग्राम यहाँ लिखेंगे। तो 40 ग्राम के लिए हमें कितनी जरूरत पड़ेगी, 3F बटे 26.98 गुणे 40, आप गुणा करा के आंसर लिख सकते हैं। जब हमने इसे गुणा कराया तो हमारा आया आंसर 4.48 फैराडे। तो इसका आंसर आएगा हमारा 4.48 फैराडे। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, निम्नलिखित को ऑक्सीकृत करने के लिए कितने कूलाम विद्युत आवश्यक होगी। 1 मोल H2O को अगर हमें HO2 में ऑक्सीकृत करना है तो हमें कितने की आवश्यकता होगी, और हमें FeO को हमें कहीं में ऑक्सीकृत करना है Fe2O3 में, तो हमें कितनी विद्युत की आवश्यकता होगी। चलिए अब हम इसे शुरू करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। तो पहला इसका अगर हम आंसर देखें पहले, तो हम इसका आंसर देखते हैं पहले वाले का आंसर। 1 मोल H2O, तो H2O हम देखें तो कुछ इस तरह से, इसको अगर हम देखें तो H+ और O डाई नेगेटिव। ओके, अब हमें O2 में से रिड्यूस करना है, तो ये O2 में रिड्यूस कैसे होगा, अगर हमने 1 मोल H2O लिया है तो इसमें इस तरह से सिस्टम चल रहा है, और इसे O2 में रिड्यूस करने का मतलब ये है कि आपका ये कुछ इस तरह से बनेगा, या आपको कुछ इस तरह से बनेगा, यहाँ पर हाफ कर सकते हैं और यहाँ 2। ठीक है, तो रिएक्शन आपकी कुछ ऐसे आएगी, है ना। तो इस रिएक्शन को अगर हम समझें तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का कह सकते हैं कि त्याग हुआ है, तो यहाँ पर आपका 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, त्याग हुआ है। तो आप कहेंगे भैया 2 फैराडे आवेश, विद्युत आवेश की आवश्यकता होगी, और 1 फैराडे में कितना होता है, तो 96,487 कूलाम, या 96,500 लिख देते हैं अपन। 2 का गुणा कराइए, 7 दूनी 14, हाथ से लाइए 1, 8 दूनी 16, 16 1 17, हाथ से लाइए 1, 4 दूनी 8, 8 1 9, 6 दूनी 12, तो 12 रहेगा, और 2 नाम 18, 1 19, इतने कूलाम। तो पहले का आंसर आ गया। बात आती है दूसरे की, FeO को देखो, तो FeO 1 मोल है, तो इसमें अगर हम देखें तो Fe जो है हमारा डाई पॉजिटिव है, और O जो है हमारा डाई नेगेटिव है। और Fe2O3, तो Fe2O3, तो इसमें क्या होगा, तो Fe2O3 में क्या होगा कि Fe आपका ट्राई पॉजिटिव है और O आपका डाई नेगेटिव है। तो यहाँ सिस्टम ऐसे चल रहा है, यानी यहाँ पर जो आपका Fe डाई पॉजिटिव है, यह आपका इलेक्ट्रॉन त्याग कर Fe ट्राई पॉजिटिव, और आप कह सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे त्याग दिया है। ठीक है, चलिए अब ये ऐसे अगर हम देखें तो यहाँ पर कितना है, तो इसके हिसाब से देखें तो ये आपका 1F, यानी आप कह सकते हैं कि 96,487 कूलाम आवेश की आवश्यकता होगी। आगे चलते हैं, पढ़िए क्या कह रहा है। निकेल नाइट्रेट के 1 विलयन से प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के बीच 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, यानी आई जो हमारा जो धारा है वो हमारी 5 एम्पियर की है। तो यहाँ धारा की वैल्यू है कितनी, 5 एम्पियर की। अच्छे समझना बात को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेराडे के नियम के ऊपर आधारित। तो आई बराबर है आपका 5 एम्पियर। ओके, आगे कह रहा है आपसे 20 मिनट तक, यानी टाइम जो हमारे पास 20 मिनट है, यानी 20 × 60 सेकेंड तक। ओके, आगे आपसे कह रहा है प्रवाहित की जाती है Na की कितनी मात्रा हमारी निक्षेपित होगी। W बराबर क्या होता है आपका ZIT, फैराडे के नियम से। Z अगर हम देखें तो ये होता है आपका तुल्यांकी भार बटे F यानी कितना 96,500 × I × T। ओके, अब अगर हम देखें तो ये हो जाएगा आपका तुल्यांकी भार कैसे निकालते, तो निकालते परमाणु द्रव्यमान बटे इलेक्ट्रॉन जितने यहाँ पर चल रहा है हिसाब किताब। 96,500 आपका सेम रहने वाला है, और IT का आपका IT रहने वाला है। ओके, परमाणु द्रव्यमान निकेल का हम जानते हैं वो होता है हमारा 58.70। अब हमें देखना है भाई इसमें इलेक्ट्रॉनों का कितना घपला चल रहा है। NiNO3 का होल ट्वाइस, इट मीन्स आपका Ni डाई पॉजिटिव टाइप का है ना। तो इस तरह सिस्टम चल रहा है। ओके, तो Ni डाई पॉजिटिव टाइप का है, यानी Ni 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर आपका इस तरह से सिस्टम चला रहा है।
तो अगर हम देखें तो इसका n जो आएगा वो 2 आएगा, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि n जो हमारा छोटा n है वो आपका 2 आएगा। ओके, 96,500 आपका सेम एज रहेगा। ओके, और I यानी I और T, I जो है आपका वो है आपका 5 एम्पियर और T है आपका 20 × 60। सॉल्व करेंगे इसे और हमारा आंसर आ जाएगा। जब हमने इसे हल किया तो आया हमारा 1.825 ग्राम। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन को आप देख लीजिए, बढ़िया शानदार तरीके से क्वेश्चन लगा हुआ है। तालिका 2.1, तो 2.1 तालिका हमने किताब से निकाली, तो किताब में हमारी 2.1 तालिका ये है। ठीक है, तो इस तालिका से क्या कह रहा है वो, तो इस तालिका से बात करनी है वो कह रहा है। ठीक है, करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, करेंगे। कह रहा है कि क्या ये अभिक्रियाएं संभव हैं, और अगर हैं कि नहीं है ये हमको क्या करना है, बताना है। तो एक एक करके बताते हैं, ये वाली अभिक्रियाएं संभव हैं कि ये वाली अभिक्रियाएं संभव नहीं है। तो पहला जो है हमारा टॉपिक, पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा, अब हम बात करते हैं इसकी कहानी क्या चलेगी। तो देखिए, Fe ट्राई पॉजिटिव, अगर मैं इसकी रिएक्शन की बात करूं तो इसकी रिएक्शन कुछ ऐसे आएगी। यहाँ पर लिखते हैं इसकी अभिक्रिया की, अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर लिख लीजिए अभिक्रिया। अगर हम देखें इसकी, तो इसकी अभिक्रिया कुछ ऐसे आएगी आपकी, Fe ट्राई पॉजिटिव हो गया आपका। ओके, और ये आपका I नेगेटिव हो गया। ठीक है, चलो आफ्टर रिएक्शन अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा आपका Fe डाई पॉजिटिव। ओके, और ये हो जाएगा आपका I2 में रिड्यूस। चलो कुछ इस तरह से रिएक्शन बनेगी देखने को। ठीक है, चलो अब हम इसे अच्छे से देखें, अच्छे से इसकी बात करें, है ना। तो अगर हम इसके अच्छे से बात करें, ऐसे हाफ लगा लो कोई दिक्कत नहीं है ना, बैलेंस करने के लिए। चलो अब हम इसके अच्छे से बात करें तो चल क्या रहा है, तो यहाँ पर जो है हमारा Fe ट्राई पॉजिटिव से बन गया Fe डाई पॉजिटिव। ओके, मतलब इसने क्या किया, लॉस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, और इसने किया आपने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अगर हम बात करें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है आपका रिडक्शन। तो ये हो गया आपका रिड्यूस, और ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडाइज, यानी ये काम करेगा आपका कैथोड की तरह और ये काम करेगा आपका एनोड की तरह। अगर हमारा ऐसी स्थिति में E0 ऑफ सेल पॉजिटिव आ जाता है तो हम कह देते हैं भाई ये काम चल रहा है, ये अभिक्रिया होगी, और अगर नहीं आ रहा है तो हम कह देंगे नहीं आ रही। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। कैथोड की क्या कहानी है, तो कैथोड की कहानी है यानी Fe ट्राई पॉजिटिव से Fe बन रहा है, ढूंढो भाई इसमें ढूंढने का प्रयास करो। Fe ट्राई पॉजिटिव से Fe, तो यानी ये आपका सिस्टम चल रहा है। ओके, तो ये है हमारा 0.77। ओके, एनोड कौन है भाई, एनोड है आयोडीन वाला, कहीं आसपास होगा, ये है आयोडीन वाला। 0.54 घटाओ, जो भी घटाएंगे यहाँ पर आएगा आपका 3 और यहाँ पर आएगा 2, प्लस में आया तो यहाँ पर लिखेंगे ये आपका पॉजिटिव है, इसका मतलब ये रिएक्शन होगी, तो यहाँ पर लिखेंगे कि ये आपकी रिएक्शन कैसी है, संभव है। ओके, सेकंड पॉइंट ऐसे ही करने चारों चेक। ठीक है, सेकंड हम इतने में कर लेंगे, थर्ड हम इतने में कर लेंगे, और फोर्थ हम इतने में कर लेंगे। चलो सेकंड और फिफ्थ भी है, अगला पेज करना, फिफ्थ वहीं कर देंगे। ठीक है, चलो हाँ, अब हमारा है Ag पॉजिटिव जो कि हमारा एक्वस है, और हमारा कौन है CuS। ओके, चलिए इसकी देखते हैं। अगर हम इनकी रिएक्शन कराते हैं, यानी Cu जो कि हमारा सॉलिड स्टेट में है और हमारा Ag पॉजिटिव, अगर हम इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, तो हमारा बनेगा, तो अगर हम इसको देखें तो ये आपका कुछ इस तरह से बनेगा, Cu डाई पॉजिटिव और आपका Ag में ऐसे रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर इतना। चलो अब देखते हैं ये क्या हो गया, तो इसको अगर हम देखें तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन त्यागी। तो इलेक्ट्रॉन त्यागना क्या कहलाता है, तो इलेक्ट्रॉन को त्यागना कहलाता है ऑक्सीकरण। तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, तो ऑक्सीडेशन होता है आपका एनोड पर, तो ये हो गया आपका एनोड। ओके, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो ये हो गया आपका कैथोड। ओके, अब E0 ऑफ सेल देख लो क्या होता है फॉर्मूला, E0 ऑफ कैथोड माइनस
ई नॉट ऑफ एनोड। तो कैथोड और एनोड को अगर हम देखें तो कैथोड कौन है इनमें, तो कैथोड है आपका कापर से कापर डाई, सॉरी कैथोड है आपका सिल्वर और एनोड है आपका कॉपर। सिल्वर कॉपर, सिल्वर कॉपर, सिल्वर कहाँ है भाई, सिल्वर आपका ये है। तो सिल्वर वाला तो 0.80 है, लिख लो। कॉपर वाला देखो, कॉपर वाला है आपका 0.34, क्या आएगा आपका 0.46 वोल्ट। अब ये आपका प्लस में आया, यहां पर लिखेंगे ये हमारा क्या है, पॉजिटिव है। जब ये हमारा पॉजिटिव है यानी जब ये हमारा धनात्मक है तो हम कहेंगे भैया ये वाली अभिक्रिया भी क्या है, संभव है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये वाली भी संभव है। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे की। तीसरे को देखो, तीसरे में Fe ट्राई पॉजिटिव और Br एक्वस। तो Fe ट्राई पॉजिटिव और हमारा ब्रोमीन है जो कि हमारा एक्वस में है। रिएक्शन देखिए, तो अगर हम रिएक्शन देखें तो ये बनेगा आपका हाफ Br2 और Fe डाई पॉजिटिव। तो यहां पर देखो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। यहां पर लिखेंगे इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना यानी ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, यानी ये हो गया आपका रिडक्शन। इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है, रिडक्शन किसका होता है, तो कैथोड का। ऑक्सीकरण किसका होता है, तो एनोड का। चलो ई नॉट ऑफ सेल निकालो। ई नॉट ऑफ सेल देखें तो क्या हो जाएगा, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ओके, कैथोड की वैल्यू कितनी है, कैथोड पे कौन है भाई, आयरन। कहाँ है भाई, ये 0.77। एनोड पे कौन है, ब्रोमीन। कहाँ है, ऊपर है 1.09। तो जो भी मान आएगा वो आएगा आपका ऋणात्मक, आएगा ऋणात्मक कि नहीं आएगा, क्योंकि एक जो है 0.77 से तो बड़ा ही होता है। जब ऋणात्मक आएगा तो ये अभिक्रिया संभव नहीं है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, दिस इज इम्पॉसिबल। क्या लिखेंगे, असंभव है। एवरीथिंग इज असंभव, संभव है ना। चलो अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की। क्या कह रहा है आपसे, AgS Fe ट्राई पॉजिटिव। तो ये आपका कैसे बनेगा, आपका Ag पॉजिटिव है ना, एक्वा लिख लो लिखना हो तो, क्योंकि ये तो होना ही नहीं है। चलो इसकी अभिक्रिया कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगी। यहां पर आप देखिए इसने इलेक्ट्रॉन त्यागे, इलेक्ट्रॉन त्यागना मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीकरण। इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, ग्रहण करना मतलब रिडक्शन, देखेंगे है ना। तो यानी ये आपका एनोड की तरह काम करेगा, बगल वाला भाई साहब कैथोड की तरह काम करेगा। ई नॉट ऑफ सेल देखो, ई नॉट ऑफ एनोड, एनोड नहीं भाई साहब कैथोड लिखते हैं, माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। अरे क्या निकल रहा है मुंह से। चलो कैथोड कौन है, कैथोड आप ढूंढो भाई। कैथोड है आपका आयरन वाला कैथोड है ना, तो 0.77। एनोड कौन है, सिल्वर वाला, सिल्वर कहाँ है, ऊपर है 0.80 माइनस 0.03 ऋणात्मक है, अतः यह असंभव है। अतः यह अभिक्रिया कैसी है, असंभव है, यानी ये अभिक्रिया नहीं हो सकती है। यहाँ पर लिखेंगे यह अभिक्रिया कैसी आपकी, असंभव है। ओके, अब तीसरी बात, तीसरी सॉरी अंतिम, तो अंतिम हम यहाँ कर ले रहे हैं है ना। पार्ट 5 को आप देखिए क्या चल रहा है, वो कह रहा है आपका ब्रोमीन एक्वस प्लस Fe डाई पॉजिटिव। दोनों लोग एक्वस हैं तो यहाँ पर आप एक्वस लिख सकते हैं। एक तो उसमें लिखा है तो अंडरस्टूड है वो पहले से, ठीक है। बनेगा क्या, तो आप देखिएगा। तो इसे अगर हम देखें तो यहाँ हाफ Br2 कर लो आप, है ना। तो ये आपका बनेगा Br नेगेटिव और आपका Fe ट्राई पॉजिटिव, ठीक है। स्टेट लिखना हो तो लिख सकते हैं आप, एक्वस ये भी रहता है, ये भी आपका एक्वस रहता है। ना लिखना हो तो ना लिखा करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो जबरदस्ती नहीं है। हो क्या रहा है, तो ब्रोमीन ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, ग्रहण करना इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ये रिडक्शन हुआ, तो इसका हुआ रिडक्शन।
यानी रिडक्शन मतलब रिडक्शन होता है हमेशा आपका कैथोड पर, तो यह आपका कैथोड की तरह काम करेगा, यानी ब्रोमीन वाला कैथोड की तरह काम करेगा। ओके, इसका हुआ ऑक्सीकरण, तो ये वाला एनोड की तरह काम करेगा। चर्चा करेंगे यहां पर। अगर हम ई नॉट ऑफ सेल देखें तो यह आएगा आपका ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ओके, कैथोड की तरह कौन काम कर रहा है? कैथोड की तरह काम कर रहा है ब्रोमीन वाला। ब्रोमीन वाला कहां है भाई? आयोडीन हो गया, ब्रोमीन कहां है? ढूंढो ढूंढो ढूंढो, ये है ब्रोमीन। 1.09 एनोड। एनोड की तरह कौन काम कर रहा है? आयरन। आयरन वाला ढूंढो, 0.77 घटाओ, 9 में से 7 गया 2 बचाओ, 10 में से 7 गया 3 बचाओ, 0.32। ये कैसा है? तो यहां पर लिखेंगे ये आपका धनात्मक है। चूंकि यह धनात्मक है इसीलिए यह अभिक्रिया क्या है? संभव है। यानी पांचवी रिएक्शन क्या है हमारी? संभव है। तो यहां पर लिख सकते हैं पांचवी रिएक्शन इज संभव है। क्लियर इतना? चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम पढ़ते हैं सिल्वर इलेक्ट्रोडों के साथ। ये पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए वैद्युत अपघटन से प्राप्त उत्पाद बताइए। तो पहला है सिल्वर इलेक्ट्रोडों के साथ AgNO3 का जलीय विलयन। तो AgNO3 का जलीय विलयन का मतलब क्या है? तो AgNO3 का आपका कोई विलयन है, ठीक है। ये आपका टूटेगा कैसे? तो आपका टूटेगा Ag पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव, ऐसे टूटेगा। हाँ टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा, आयन में टूटेगा, है ना। एक्वस आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अब मैं बात करूं कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कैथोड पर जो हमारी रिएक्शन होगी वो होगी क्या? तो कैथोड पर होता है हमारा क्या? रिडक्शन। तो यहाँ पर जो हमारा Ag डाई पॉजिटिव है, सॉरी Ag पॉजिटिव वाला जो सिस्टम है वो आपका इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके वो क्या बन जाएगा? आपका Ag सॉलिड। ओके, कैथोड पर जाके जमा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जल की बात चल रही थी, तो भैया जो जल था आपका, यह आपका रिएक्शन करके H प्लस और OH माइनस आयन बनाता है। ये तो सब जानते हैं, सब जानते हैं। अब हम बात करें एनोड पर क्या होने वाला, तो यहाँ लिखते हैं एनोड पर। तो एनोड पर अगर हम देखें तो एनोड पर होगा भैया ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कैसे होगा? तो ये जो आपका NO3 नेगेटिव बना था ना, हाँ ये आपका क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ओके, ये जो आपका Ag था ना, कहाँ गया? AgS है ना, तो ये आपका त्याग के इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और फिर ये क्या है? वहां वापस चले जाएंगे, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एक्वस। क्लियर इतना? कोई दिक्कत? चलिए, तो पहले वाले की तो ये रिएक्शन हो गई। दूसरे वाले को देखो, प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों के साथ AgNO3 का जलीय विलयन। चलिए इसको चर्चा कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं ये दूसरे वाले क्वेश्चन की। तो पहले वाले की तो जो आपके AgNO3 की कहानी है, तो पहले वाला जो अगर हम कैथोड पर देखें तो यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले कैथोड पर क्या होने वाला है। तो कैथोड पर तो वही सिस्टम चलेगा आपका। कैथोड पर होगा आपका Ag पॉजिटिव जो है आपका, वो आपका अपचयित हो जाएगा काहे में? तो वो हो जाएगा आपका Ag पर अपचयित। कैसे? इलेक्ट्रॉन लेकर। ओके, अब हम एनोड पर देखें। तो एनोड पर अगर हम इसकी चर्चा करें तो इसकी जो कहानी है वो आपका क्या होगा कि एनोड पर क्या होने वाला है? कहाँ भाई? वो है ओके। तो जो आपका जल था ये आपका इस तरह से मुक्त हो जाएगा, ऑक्सीजन मुक्त हो जाएगी, 2H प्लस और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जल का जो अपचयन विभव है NO3 माइनस की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है। तो वरीयता क्रम से देखें तो ऑक्सीजन जल्दी मुक्त होगी। क्लियर इतना? चलिए अब हम बात करते हैं तीसरा पॉइंट, प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों के साथ H2SO4 का तनु विलयन। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या दिया है। तो दिया है अपने को H2SO4 का तनु विलयन। तो पहले हम इसे तोड़ेंगे। H2SO4 टूटेगा आपका तो 2H प्लस SO4 डाई नेगेटिव। ओके, क्लियर इतना? कोई दिक्कत? चलिए हम बात करते हैं तनु विलयन है तो जल की कहानी भी आएगी। H2O H प्लस और OH माइनस। ओके, कैथोड पर देखो। तो अगर हम कैथोड पर देखें तो क्या है हमारा? हाइड्रोजन आपका अपचयित होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे H प्लस, इलेक्ट्रॉन लेकर बनेगा H, और ये जो आपका H के 2 अणु जो परमाणु है वो मिलके बनाएंगे हाइड्रोजन। तो कैथोड पर तो आपकी हाइड्रोजन अपचयित हो गई। अब हम चर्चा करेंगे एनोड पर क्या बन रहा है। अब हम एनोड पर देखें, यहाँ पर लिख लो एनोड पर। तो एनोड पर अगर हम देखें तो ये OH माइनस जो है हमारा इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। तो इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, OH प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। और हम यहाँ पर बात करें 4 OH ले लें तो ये आपका बनेगा
2H2O प्लस O2। तो अगर हम एनोड पर देखें तो एनोड पर हमारी ऑक्सीजन मुक्त होती है, तो यहाँ पर लिखेंगे एनोड पर ऑक्सीजन मुक्त होती है। अगला है प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों के साथ CuCl2 का जलीय विलयन। CuCl2 देखो आप, तो यह आएगा Cu डाई पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैथोड पर क्या चलेगा। तो कैथोड पर वही कहानी है, जलीय विलयन है, तो यहाँ पर लिख लो H2O H प्लस प्लस OH माइनस। तो अगर हम बात करें कि कापर का अपचयन विभव और जल का अपचयन विभव, तो कापर का अपचयन विभव जल के अपचयन विभव से तो अधिक होता है, तो भैया एनोड कैथोड पर तो कॉपर जमा होगा। तो कैथोड पर अगर हम देखें तो Cu डाई पॉजिटिव जो है हमारा जमा होगा। तो Cu डाई पॉजिटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेकर आपका क्या करेगा, कैथोड पर बैठ जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं एनोड पर क्या होने वाला है। एनोड पर देखिए H2O, ये हो जाएगा आपका हाफ O2 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, Cl वाले को देख लो, Cl भी था ना, Cl नेगेटिव आफ्टर रिएक्शन हाफ Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 का एक इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम देखें तो जल का जो हमारा अपचयन विभव होता है वो आपका कम होता है Cl की अपेक्षा। तो अगर हम एनोड पर देखें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि जल का अपचयन विभव Cl के अपचयन विभव से कम होता है, अतः एनोड पर ऑक्सीजन मुक्त होगी। तो ये हो गया आपका आखिरी क्वेश्चन। हाँ, तो इसी के साथ आपकी जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला जो टॉपिक है वो आपका पूरी तरह से कंप्लीट होता है। यानी जो क्लास 12 का जो चैप्टर नंबर 2 था केमिस्ट्री का, जिसका नाम वैद्युत रसायन था, वो हमारा खत्म हो चुका है। क्लियर इतना? अब आप इसे अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से इसका नोट्स बनाया होगा तो अच्छे से आप इसे नोट्स बना के बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए। और कुछ आलसी लोग होते हैं जो नोट्स नहीं बनाते हैं, तो उसके लिए भी हमने एक इलाज कर रखा है कि आप यहाँ पर जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वहां पर आप देखेंगे तो टेलीग्राम की लिंक पड़ी हुई है, तो वहां से हमारी टेलीग्राम लिंक आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम जब आप ज्वाइन करेंगे तो वहां पर आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी पूरी। विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अपन अगले वीडियो पर।